हेलो भाई। कैसे हैं आप सब। तो पिछली वीडियो में हमने गुप्ता डायनेस्टी के बारे में पढ़ा था। और आज की वीडियो में हम हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी तक हमने एंशियंट हिस्ट्री में काफ़ी सारे एंशियंट हिस्ट्री में पढ़ चुके हैं हम लोग। और अभी सीरीज में अगला हर्षवर्धन है। तो अगर हर्षवर्धन की बात करें तो हर्षवर्धन पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता था। पुष्यभूति डायनेस्टी। तो पुष्यभूति डायनेस्टी जो थी जिसमें पुष्यभूति का मतलब होता था माइनर चीफ। असल में क्या था, ये जो पुष्यभूतिस थे ये गुप्ता पीरियड में गुप्ताओं के अंदर काम करते थे। फिर बाद में जैसे जैसे गुप्ता डिक्लाइन होने लगा तो पुष्यभूति डायनेस्टी ग्रो करने लगी। जैसे आप देख सकते हैं पुष्यभूति जो मेन सेंटर था पुष्यभूति डायनेस्टी का वो था थानेश्वर। अब जैसे ये हर्ष एम्पायर आपको दिख रहा होगा, तो ये गुजरात, बंगाल, विदिशा, बोध गया, नॉर्थ थानेश्वर, तो यहाँ तक हर्षवर्धन का एम्पायर स्प्रेडेड था। अब अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड की बात करें तो जो डायनेस्टी थी वो थी पुष्यभूति। तो पुष्यभूति इसके फाउंडर थे। और पुष्यभूति इसके फाउंडर थे। तो उसके बाद आए प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन ने भी काफी लड़ाइयाँ लड़ी गुर्जर से, हुनास से। अब प्रभाकर वर्धन के तीन तीन संतान थी प्रभाकर वर्धन की, जिसमें बड़ा लड़का राज्यवर्धन, राज्यवर्धन से छोटे थे हर्षवर्धन, और उनकी एक बेटी भी थी जिसका नाम था राजश्री। तो राजश्री की जो शादी हुई थी वो हुई थी ग्रहवर्मन से। तो जैसे आपको पता होगा कि पहले लोग अलायंस बनाने के लिए मतलब शादी वगैरह कराते थे। तो जो राजश्री थी उसकी शादी हुई थी ग्रहवर्मन से, और जो ग्रहवर्मन था वो मौखाली डायनेस्टी का रूलर था। तो जिससे कि जो ईस्ट में जो मौखाली डायनेस्टी थी वो हर्षवर्धन के अंदर मतलब पुष्यभूति डायनेस्टी के अंदर आ गई थी। और काफी जब से शादी हुई थी उसके बाद काफी ग्रोथ पुष्यभूति डायनेस्टी ने देखी थी। तो प्रभाकर वर्धन काफी सालों तक हुनास वगैरह से लड़ता रहा। और फिर बाद में जो प्रभाकर वर्धन का बेटा था राज्यवर्धन, उसने भी हुनास के साथ काफी लड़ाई हुई। अब इसमें एक इंसिडेंट आता है। हुआ क्या था कि जो राजश्री थी जो राजश्री थी उसे जो मालवा का रूलर था देवगुप्ता, उसने किडनैप कर लिया था। तो जब देवगुप्ता को किडनैप कर लिया राजश्री ने, ये बात राज्यवर्धन को पता लगी कि देवगुप्ता ने राजश्री को किडनैप कर दिया और उसके हस्बैंड जो जिसका नाम था ग्रहवर्मन उसे मार दिया। तो बाद में फिर राज्यवर्धन गया और देवगुप्ता को उसने डिफीट कर दिया जो कि मालवा का रूलर था। और अब जाते जाते जब राज्यवर्धन जीत कर वापस आ रहा था तो उसी समय धोखे से शशांक जो कि घोड़ा का रूलर था उसने राज्यवर्धन को चालाकी से मार दिया। अब बाद में फिर ये बात पता चली उसके छोटे भाई हर्षवर्धन को। तो बाद में हर्षवर्धन ने भी शशांक को फिर बाद में मार दिया। तो यहाँ से ये जो हॉस्टिलिटी चल रही थी मालवा और मालवा और घोड़ा रूलर के बीच वो यहाँ पे खत्म हो गई। ठीक है। और फिर बाद में हर्षवर्धन ने थानेश्वर, कन्नौज इन सबको यूनाइट कर दिया। केतेश्वरा बोधिसत्व थे, उनकी एडवाइस पे हर्षवर्धन ने क्राउन एक्सेप्ट किया था। और अवलोकनेश्वरा बोधिसत्व ने हर्षवर्धन को दो टाइटल दिए थे, एक था राजपुत्र और एक था शिलादित्य। तो ये दो टाइटल थे हर्षवर्धन के पास। अब ये मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट है, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं। एक इसमें रह गया मैत्रकास। तो मैत्रकास से भी पहले हॉस्टिलिटी थी जो कि वल्लभी के रूलर थे जो कि गुजरात में आता है। तो बाद में हर्षवर्धन ने अपनी बेटी की शादी ध्रुवा भट्टा से कर दी थी। तो एक मैरिज अलायंस की वजह से उस राज्य में भी पीस हो गई थी। तो ऐसे आप देख सकते हैं कि हर्षवर्धन का रूलर कहाँ कहाँ तक फैल चुका था। जैसे कि वल्लभी जहाँ पे उसने अपनी बेटी की शादी करके अलायंस बनाया था, फिर थानेश्वर, कन्नौज और नालंदा, राजगृह, त्रामलीपति। तो मतलब बंगाल साइड तक हर्षवर्धन का रूलर अच्छा खासा फैला हुआ था। पर जैसे हर्षवर्धन जब नॉर्थ गया नर्मदा से आगे, तो वहाँ वाटापी का रूलर था पुलाकेशिन टू, उसने हर्षवर्धन को डिफीट कर दिया था। और फिर बाद में जो एहोल इंस्क्रिप्शन है पल्लव वाटापी रूलर पुलकेशिन टू का, उसमें भी ये मेंशन है कि हर्षवर्धन को पुलकेशिन टू ने हराया था। ठीक है। अब ये कुछ एपिग्राफिकल सोर्स हैं जो एग्जाम में जनरली आ जाते हैं कि मतलब क्या सोर्स हैं जिससे हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चला है। तो हर्षवर्धन के बारे में मधुबन कॉपर प्लेट और सोनपत इंस्क्रिप्शन जो कि कॉपर सील में है, बानसेकरा कॉपर प्लेट, नालंदा इंस्क्रिप्शन ऑन क्ले सील्स, तो इन सबसे हमें हर्षवर्धन डायनेस्टी के बारे में पता चलता है। तो ये चार एपिग्राफिकल सोर्स आप याद रखिएगा, मधुबन, सोनपत, बानसेकरा और नालंदा। अब हर्षवर्धन ने दो असेंबलीज भी करी थी, कन्नौज असेंबली और प्रयाग असेंबली। ये जो असेंबली करी थी हर्षवर्धन ने वो करी थी ह्यूनसेंग के अंदर। और जो कुछ लिटरेरी सोर्स हैं जिससे हमें हर्षवर्धन के बारे में पता चलता है, तो जो लिटरेरी सोर्स थे वो दो लोगों ने प्रोवाइड कराए थे, एक तो ह्यूनसेंग था और एक था कोर्ट पोएट। हर्षवर्धन का जो कोर्ट पोएट था वो था बानभट्ट। तो बानभट्ट से भी हमें काफी सारे हर्षवर्धन के एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इन सब के बारे में पता चला है जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है। तो अब आ गया एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन वही डिसेंट्रलाइज था गुप्ता की तरह। और ऑफिशियल्स जैसे कि स्कंद गुप्ता जो कि एलिफेंट्स को मतलब जिनके अंडर एलिफेंट्स वगैरह थे जो कि फोर्स में यूज होते थे, और महाप्रतिहारा जो कि पहले इसका गार्ड था, सीक्रेट सर्विस,
सर्वागाता। अब रेवेन्यू की बात करें तो 3 टाइप के रेवेन्यू थे, मतलब 3 टाइप के टैक्स लिए जाते थे, जो कि भागा मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का 1/6 देना पड़ता था, और हिरण्य जो कि कैश रखने का टैक्स था, और कस्टम ड्यूटी। तो ये सब टैक्स हर्षवर्धन के अंदर लगाए जाते थे। प्रोविंसेस, अब इसमें बात करें तो प्रोविंसेस था, उससे छोटा था भुक्ति, उससे छोटा था विषय, और सबसे छोटा था पटाकास। ठीक है, तो प्रोविंस, भुक्ति, विषय, पटाखा। जैसे अभी आप देखोगे अभी मॉडर्न सोसाइटी में क्या है कि सबसे छोटा होता है जिला, फिर आता है स्टेट, जिला के बाद आता है स्टेट, फिर स्टेट के बाद आती है कंट्री। तो उसी हिसाब से आप ये कंपैरिजन कर सकते हो कि सबसे बड़ा हो गया प्रोविंस, उससे छोटा हो गया भुक्ति, उससे छोटा हो गया विषय। अगर जस्टिस सिस्टम और जुडिशियल सिस्टम की बात करें तो हर्षा के टाइम पे जुडिशियल सिस्टम काफी स्ट्रॉन्ग था एज कम्पेयर टू गुप्ता डायनेस्टी। ह्यून सेंग ने भी अपनी कई सारी स्टोरीज में ये डिस्क्राइब किया है कि जो जस्टिस था वो वन ऑफ द बेस्ट था हर्षवर्धन के अंदर। पर ऑन द कॉन्ट्रेरी ह्यून सेंग ने ये भी मेंशन किया है कि जब वो रास्ते से जा रहा था तो उसका सामान चोरी वगैरह भी हो गया था। तो पनिशमेंट भी काफी हार्शर था हर्षवर्धन के टाइम पर बुद्धिज्म के इन्फ्लुएंस के बाद वो पनिशमेंट भी मतलब डाइल्यूट हो गया था काफी हद तक। अब इसमें ये मीमांस आकाश थे, ये जज थे उस समय। हार्शर पनिशमेंट्स, ऑर्डियल्स, ये सब थे जो कि बाद में बुद्धिज्म इन्फ्लुएंस के बाद सब कम हो गए थे। अब इसके बाद सोसाइटी की बात करें तो जो पुष्यगुप्ता था वो शैवाइट था, है ना। और बाद में हर्षवर्धन के बाद महायान बुद्धिज्म ग्रो अप कर गया, और हर्षवर्धन जो था वो लास्ट नॉर्थ इंडिया का हिंदू रूलर भी हर्षवर्धन ही था। ठीक है, तो महायान बुद्धिज्म प्रमोट किया था हर्षवर्धन ने, जो मैंने आपको बताया था। 2 असेंबली कन्वीन कराई थी, एक कन्नौज की और प्रयागराज की। ठीक है, कास्ट की बात करें तो कास्ट उस समय मतलब बहुत ही रिजिड सिस्टम था। जो मैनुअल मतलब स्कैवेंजर्स टाइप जो वर्क थे वो शूद्राज और अनटचेबल्स ही करते थे, जो आउटसाइड द विलेजेस रहते थे। कोई सोशल कॉन्फ्लिक्ट था नहीं, क्योंकि कास्ट सिस्टम बहुत ही रिजिड था, तो लोगों को पता था कि इस कास्ट में उन्हें क्या करना है, तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट जनरली नहीं होते थे। अब वुमेन्स में पर्दा तो कॉमन था, जो वुमेन्स के खिलाफ जो मतलब इनजस्टिस हो रहा था, जो कि गुप्ता पीरियड से बढ़ चुका था, वो अभी भी कंटिन्यू था, सती एग्जिस्टेड था, पर्दा कॉमन था। ठीक है, अब डाइटरी हैबिट्स की बात करें तो ज़्यादातर वेजिटेरियन ही थे। ठीक है, और बीफ अलाउ नहीं था। अब कल्चर और एजुकेशन की बात करें तो पोएट तो मैंने बताया बाण भट्ट था, है ना। इसने हर्षवर्धन की एक बायोग्राफी लिखी थी जिसका नाम था कादम्बरी। कुछ हर्षा के वर्क भी मैंने मेंशन किए जो जनरली एग्जाम में आते हैं, जिसमें प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंदा। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागनंदा ये हर्षा के मोस्ट फेमस वर्क हैं। ठीक है, अब नालंदा भी जो नालंदा यूनिवर्सिटी थी वो भी हर्षवर्धन के राज्य में ही फ्लोरिश हुई थी, जो जैसे 200 विलेजेस सपोर्ट करते थे, और यहाँ पर ज्यूनजेंग और इत सिंह भी आए थे स्टडी करने। ठीक है, और काफी सारी चैरिटी भी हर्षवर्धन करता था, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गया, धर्मशाला हो गया, गरीबों की मदद करना। हर्षवर्धन ऑल्सो मेंटेन रिलेशनशिप विद टैंग एम्पर, जो कि चाइना का एम्पर था, तो उसके साथ भी हर्षवर्धन ने रिलेशन मेंटेन किए थे। मतलब इनवॉइस भी एक्सचेंज होते थे 643 और 647 एडी में। और ये सीयू की जैसे मैंने आपको बताया था कि ह्यून सिंह के काफी सारी लिटरेरी रिसोर्सेज से हमें पता चला है हर्षवर्धन के बारे में, तो वन ऑफ दोज लिटरेरी रिसोर्सेज अमंग वन ऑफ दोज सीयूकी इज द बेस्ट। ठीक है, तो सीयूकी में हमें बुद्धा रेलेक्स मैन्युस्क्रिप्ट और हर्षवर्धन के बारे में सबसे ज्यादा पता चला है। तो आप ये मतलब ये वाला आप ध्यान रख लीजिएगा कि सीयूकी ह्यून सिंह ने लिखी थी। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि गुप्ता डायनेस्टी के टाइम पे जो फाइन आया था उसने भी एक किताब लिखी थी, वो जैसे सीयू की लिखी थी ह्यून सेंग ने, ऐसी फाइन ने भी एक किताब लिखी थी। तो आप उस किताब का नाम प्लीज कमेंट में मेंशन करिएगा। ओके, अब डिक्लाइन कैसे हुआ कि जब हर्षा की डेथ के बाद जो स्टेट्स थी वो स्मॉलर पार्ट्स में गई, और नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल यूनिटी खत्म हो गई, और हर्षा उसके बाद कोई हेयर तो मतलब हर्षा का कोई बेटा कोई नहीं छोड़ गया था, तो इसलिए बाद में हर्षवर्धन की डायनेस्टी डिक्लाइन हो गई। सो आज की हर्षवर्धन की क्लास नहीं खत्म होती है, आगे की क्लास में हम और रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि चोला, संगम डायनेस्टी, और धीरे धीरे हम एंशिएंट को खत्म कर देंगे, फिर उसके बाद मिडिवल चालू करेंगे। तो ऐसे ही आगे वीडियोस के लिए आप चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।